तत्पश्चात मुख्य अतिथि के संक्षिप्त परिचय एवं साथ ही इस कार्यक्रम के उद्देश्यों से परिचित कराने हेतु उद्बोधन के क्रम में सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर S.K. सिंह सर को सादर आमंत्रित करते हूँ। आदरणीय सर। सर्वप्रथम इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अनंत श्री विभूषित श्री रविशंकर जी महाराज जी के कमल चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। Sitting on the dais, the chief guest and also the keynote speaker of today's function, Professor Atya Prasad Pandey, the Professor of Economics, Banaras University, and the former Vice Chancellor of Manipur and this Manipur Central University. The Registrar of the University, Sri M.K. Singh Ji, Dean Academic Affairs, Professor Virali, the deans of other faculties sitting in front of me, heads of the department, the faculty members, and my dear students. Let me take this opportunity to once again welcome the students on the eve of the beginning of the classes of academic session 2022-23. I would also like to take this opportunity to remind the students that there is no alternative for the classroom teaching and the face-to-face classroom teaching. तो मैं सारे विद्यार्थियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि क्लासरूम टीचिंग में जो लर्निंग होती है, अपने सहपाठियों के साथ जो इंटरेक्शन में और अपने शिक्षक के साथ जो इंटरेक्शन में लर्निंग होती है, वो लर्निंग किसी अन्य माध्यम से नहीं हो पाएगी। और ये केवल कहना भी नहीं है, ये एक साइंटिफिक ढंग से इसको प्रूव भी किया गया है कि लर्निंग किस गति से और किस पेस पे होती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा वातावरण होता है फेस टू फेस, क्योंकि लर्निंग का एक माध्यम होता है इंटरेक्शन। जितने ज़्यादा और जितने लोगों से आप इंटरेक्शन करेंगे, उतनी ही तीव्र गति से और द्रुत गति से आपको लर्निंग होगी। कहा यह जाता है, एक संस्कृत में कहावत है, कहा जाता है कि जितने ज्ञान की आवश्यकता होती है छात्र को एक ग्रेजुएट लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, उसका केवल 25% ज्ञान जो है
क्लासरूम टीचिंग से अर्जित किया जाता है। बाकी का 25% जो ज्ञान होता है वो इंटरेक्शन के माध्यम से, आप अपने सहपाठियों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने टीचर से करते हैं इंटरेक्ट, आप दूसरी फैकल्टी के लड़कों से इंटरेक्ट करते हैं। और ये इंटरेक्शन केवल विश्वविद्यालय की परिसर के बीच के अंदर तक ही सीमित नहीं है, विश्वविद्यालय के परिसर के बाहर समाज के अन्य लोगों से जो करते हैं उसके माध्यम से आपको 25% ज्ञान हासिल होता है। बाकी का 25% होता है स्वाध्याय से। कहा यह जाता है कि स्वाध्याय लर्निंग के लिए सबसे अच्छा उपाय है, और वही है जहाँ पर एक छात्र दूसरे छात्र से अपने को अलग कर लेता है। क्लासरूम में सेम टीचिंग दी जाती है, अगर सब लोग सतर्क रहें तो वही ज्ञान हासिल करेंगे, लेकिन स्वाध्याय जो खुद ज़्यादा पढ़ेगा वो अपने दूसरे छात्र सहपाठियों से आगे अपने को निकाल लेगा। और अंतिम जो 25% बचा हुआ है वो ज्ञान समय के साथ, अनुभव के साथ आता है, उम्र बीतने के साथ आता है। और उम्र का मतलब वर्षों या दिनों में नहीं है, अनुभव का मतलब है कि दिन के 24 घंटों में कितने घंटे का उपयोग आप करते हैं। अगर कोई 4 घंटे करता है तो जो चीज़ सीखने में उसको 1 साल लगेंगे, अगर कोई 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दे तो वही चीज़ वो 6 महीने में सीख लेगा। अनुभव दिनों या वर्षों या महीनों की गिनती से नहीं होता है, अनुभव होता है कि कितना आप कोशिश कर रहे हैं। और यही है, अगर आप किसी भी सफल आदमी के जीवन के व्यक्तित्व को आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सफलता के लिए 2-3 मूलभूत चीज़ें हैं। एक तो है समय का अनुपालन। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो कि पढ़ने में एवरेज थे, मेहनती थे, लेकिन समय के बड़े पक्के थे, समय का पक्का था। और मेरा कहना भी है, मैं कह भी चुका हूँ एक आध बार, कि टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी दैट द नेचर हैज गिफ्टेड टू मैनकाइंड। तो समय का सदुपयोग हम करेंगे तो समय आपको सहायक करेगा। जो दूसरे लोग अनुभव 2 साल में हासिल करते हैं, आप उसको 6 महीने या 6 महीने से कम में भी हासिल करने के लिए सक्षम है। इसलिए मेरे छात्रों से है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कक्षाएँ अटेंड करें, विश्वविद्यालय अपने तरफ से पूरी कोशिश रखेगा। अब छात्रों को संबोधित होने के बाद आपके मुख्य अतिथि हैं, ये हमारे दोस्त भी रहे हैं। We did Master of Business Management together in 1977 from Banaras Hindu University. We had spent 2 years together in the same hostel in Banaras Hindu University, and we still cherish the memories of those hostel days. Adya Prasad Pandey ji double MA है. He has done post-graduation in business management and also has done post-graduation in economics from Banaras Hindu University. ये साथ ही साथ इनका मतलब सामाजिक सरोकार इनका पता हुआ है. Along with his teaching and research, he has also been a very good researcher. So in addition to this teaching and assignment, he has been actively engaged in the social and the political activities. From the student days, he was with the अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और आपको जान के अच्छा हुआ कि लेट 70s और अर्ली 70s, he has been the general secretary of the student union of Banaras Hindu University. And let me tell you that those days the student union was very, very strong, and many of the office bearers of the students union, they became state level minister, cabinet level speakers, or even the spokesman of the national parties. So he has the honor of being the student union general secretary of Banaras University. और उनका जो ये लस्ट है, in addition to teaching and learning, he has वो जो आपका इंटरेस्ट है, इनर अर्थ है, उसको उन्होंने अभी तक जीवित रखा हुआ है, एक्टिव है। अभी भी इनका देश के विभिन्न हिस्सों में जाना, वो इकोनॉमिक्स के फोरम भी हो सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक सोशल फोरम भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल फोरम भी हो सकते हैं। जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो संदेश, कि एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं प्रोफेसर आद्या पांडे, जो एक शिक्षक और एक सफल प्रशासक भी रहे हैं कुलपति के रूप में। कुलपति वो भी मणिपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जहाँ का कल्चर अलग है, वातावरण अलग है,
वहाँ पे 5 वर्षों तक सकुशल विश्वविद्यालय को रन करना अपने आप में इनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। और ये क्षमता उनके में हमें लगती है कि एक शिक्षक होने के नाते ही नहीं आई होगी। इनका जो इन्वॉल्वमेंट था सोशल एक्टिविटीज़ में और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, उन सारे अनुभवों ने इनके जो व्यक्तित्व को गढ़ा है, उस व्यक्तित्व के कारण उस विपरीत परिस्थिति में भी विश्वविद्यालय को सही ढंग से चला पाए, हमें लगता है। तो इससे एक एग्जाम्पल या एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं हमारे छात्र, एक लेसन ले सकते हैं, एक सबक ले सकते हैं कि आप जो कोर्स पढ़ रहे हैं अपने ज्ञान को या अपनी प्रयासों को उस सीमा तक ही मत रखिए। ज्ञान जरूरी है। कल भी बात हो रही थी कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। बात होती है कि इंफॉर्मेशन तो फैक्ट है, अगर जब तक उसका इंटरप्रिटेशन न किया जाए उसमें कोई नॉलेज या कोई ज्ञान निकलता ही नहीं है। इंफॉर्मेशन में ज्ञान छुपा होता है। ज्ञान निकालने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए या कोई गुरु होना चाहिए जो इंफॉर्मेशन में छुपे हुए ज्ञान को निकाल करके आपके पास पहुंचा पाए। और फिर सिर्फ नॉलेज ही, ज्ञानवान होना ही सफलता की कुंजी नहीं है। ज्ञानवान होना ही अपने देश, अपने समाज और परिवार के लिए हितकर नहीं है। क्योंकि हम तो देखते हैं बहुत सारे आतंकवादी भी हैं जो कि बहुत ज्ञानी हैं, बीटेक, एमटेक, IIT, मुंबई, MBA फॉर हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, लेकिन चूंकि ज्ञान होने के बावजूद भी उनका विवेक जागृत नहीं हो पाया है, इसलिए उनका ज्ञान जो है अपने समाज और देश के हित में न लग करके उसके विपरीत लग रहा है। तो मुख्य तत्व है जो आप छात्र हैं उनमें उस विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है। और ये आपके लिए, सभी लोगों के लिए सुअवसर है, हम लोगों के लिए भी, कि हम लोग एक ऐसे विश्वविद्यालय से जुड़े हैं विच हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय दी परम पूज्य गुरुदेव जी। उनका जो डिवाइन और स्पिरिचुअल ऑरा है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि उनका जो ये ऑरा है, इट विल ऑलवेज टेक अस टू राइट डायरेक्शन, जो हमारे विवेक को आसानी से जागृत करने में सहयोग होगा, और बिना उसके जो है शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है। शिक्षा जो है सिर्फ ज्ञान देने तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा है एक व्यक्ति को विश्व नागरिक बना दे। वसुधैव कुटुंबकम, जो ठीक है अपने परिवार का, अपने बारे में सोचे, अपने परिवार के लोगों के बारे में सोचे, लेकिन उसकी सोच वहीं तक सीमित ना हो। उसकी सोच का फैलाव जो है विश्व स्तरीय हो, ग्लोबल हो, वो पूरे विश्व के को एक कुटुंब के रूप में देखें। मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मुख्य स्पीकर है, he will speak on a very important topic, that is the impact of digitization on the Indian economy. इंडियन इकोनॉमी में परिवर्तन हो रहे हैं, और पर्टिकुलरली आप लोगों ने देखा होगा ये पैंडेमिक पीरियड, जो 2 साल का पैंडेमिक गुजरा हुआ है, वो सारी चीज़ों में जो परिवर्तन शायद आने वाले 20 सालों में होते, वो सारे परिवर्तन इन 2 वर्षों की चुनौतियों ने लोगों को सिखा दिया है, और वो हमारे परिवर्तन हो गए। आप इंस्टीट्यूशन को देखिए, the way the institutions were functioning prior to 2022, that is the before the pandemic period, और 2022 में आप देखेंगे तो दोनों का प्रारूप एकदम बिल्कुल बदलता चला जा रहा है। Prior to 2020, the online classes, they were rarely talked about. The online examination nobody has thought of. 2 साल के अंतर्गत आप देखेंगे कि एक बच्चा जो आपका प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, he is connected to his or her classroom through online, not going physically to the school, यहीं से अपना अध्ययन कर रहा है। तो ये परिवर्तन हुआ है अपने डिजिटलाइजेशन का। उस विषय पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हमारे विद्वान मित्र हैं, एक अच्छे विधा के हैं, तो he will speak on the impact of digitization, क्या होने वाला है, क्या पॉजिटिव फॉर्म करते हैं। अब जो भी कोई विषय वस्तु होता है, हमेशा there are 2 sides of every coin. Some positive points हो गए, कुछ disadvantages हो गए। I hope that you throw light on both sides of the coin. एक डिजिटल डिवाइड की भी बात हम करते हैं। We often talk about the digital divide in India. The people who are living in the remote, they might not have access to the internet. They might not have the smartphone, so they would not be able to take the advantage that are being brought about by this digitalization. With these words, once again, I extend a very warm welcome to my friend,
I intentionally did not extend the welcome because it was a meeting of one friend to another friend. So let me also, but towards the end I would like to complete the formality as the Vice Chancellor of this university and also on behalf of this university. I extend a warm welcome to my friend Professor Adya Pandey ji. And at the same time, the university feels surprised that a person of such status, a person of such a high level of experience, diversified experience is with us. And his presence will certainly inspire all of us, particularly to the young students. And I would also urge upon the students to listen to his lectures very carefully. There may be a thought in the minds of the students that I am from Hindi department, I am from English department, so what is the use of this digitization on impact? Let me again remind you that you are not confined only to your subject. Because every university has the thrust on the holistic development of the student so that he or she can understand deeply the realities of the life and can become capable to cope with these realities. तो रियलिटी यह है कि आप डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं और इससे अपने आप को अछूते नहीं कर सकते हैं, whether you are pursuing Hindi, English, Sanskrit or even the history or the political science. Everybody will have to have some kind of impact of this digitization on the life pattern. With these words, I thank you the organizers for organizing this wonderful event. And this trend will keep on going. Sri Rawatpura Sarkar lecture series will continue for the entire academic year 22-23. We are planning to have more than 20 very senior people, at least of the level of directors and in most cases the vice chancellors. And their interaction, their experience sharing would be a wonderful, you can say, fuel for the growth and the development of this university. Thank you. धन्यवाद सर। नवीन अकादमिक सत्र के उद्देश्यों के साथ विद्यार्थियों एवं हम सभी को अभिप्रेरित करने हेतु साथ ही इस कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य वक्ता के रूप में एक आइडियल व्यक्तित्व से हम सभी को परिचित कराने हेतु सादर आभार। आज के मुख्य वक्ता माननीय पूर्व कुलपति मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फाल प्रोफेसर आदित्य प्रसाद पांडे सर को ससम्मान सादर आमंत्रित करती हूँ कि इस अवसर पर हम सभी को अपने मार्गदर्शन से लाभान्वित करें। आदरणीय सर। आज के इस कार्यक्रम में अपनी बात को रखने के पूर्व मैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदित्य श्री को अपना वंदना और उनके चरणों में नमन प्रस्तुत करता हूँ। हमारे इस प्रख्यात विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध शास्त्र के विद्वान प्रोफेसर एस के सिंह जी, इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर एस के सिंह जी, एम.के. सिंह जी, डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त प्राध्यापकगण और प्रिय विद्यार्थियों, वास्तव में जीवन की शुरुआत तो बहुत ही साधारण ढंग से होती है, जैसे आपकी हुई, जैसे मेरी भी हुई।
एक साधारण से गांव के प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात, और ऐसे प्राइमरी स्कूल में हमारे समय में तो वहाँ पर हमारे विद्यालय में छप्पर भी नहीं था। बरसात जब होती थी तो हम लोग जो टाट पट्टी में बैठते थे उसी को अपना छाता बना लेते थे और किसी तरह से किसी पेड़ की आड़ में खड़े हो जाते थे और ऐसे ही चलती थी दिनचर्या। सुबह आते थे हम लोग, अपने विद्यालय के परिसर को खुद अपने हाथों से साफ करते थे। कुर्सियाँ टेबल जो प्राध्यापक थी वहाँ बगल में गांव में प्रधान जी के यहाँ रखी जाती थी, सुबह जाकर उसको लाते थे और दिन भर उपयोग करने के बाद शाम को पहुँचाते भी थे। जितने मॉनिटर्स थे सारे लोग ये काम करते थे, उनकी जिम्मेदार काम था। तो हम सब लोग साधारण विद्यालय से ही निकले और करते करते एक यात्रा हुई और बीच में जैसा मैंने बताया कि अर्थशास्त्र और प्रबंध शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात बाकी सारे क्षेत्र में कार्य भी किया, कार्य क्षेत्र में भी गए। लेकिन जहाँ भी गए एक उद्देश्य ही बना के रखा गया कि अपना कार्य है देश सेवा के लिए जो कुछ भी जितना हो सकता है उतना करना और प्रयत्न करना कि ऐसा कोई कार्य न होने पाए जिससे हमारे पूर्वज, हमारे बड़े लोग, हमारे छोटे लोग, उनको ऐसा न लगे कोई गलत काम हुआ। और जो भी कार्य करता है, चाहे विद्यार्थी के रूप में चाहे अध्यापक के रूप में, एक अपना विशिष्ट पहचान निश्चित रूप से होनी चाहिए। आप सब लोग भी हैं, हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, एक एम है, उस एम को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। हम लोग भी उसी चीज़ों को लेकर चलते हैं और धीरे धीरे ये यात्रा चलने लगती है। जैसा प्रोफेसर एस.के. सिंह जी ने कहा कि वास्तव में 1-2 दिन में नहीं, साल भर में नहीं, एक लंबा समय लगता है इस सारे अनुभव को प्राप्त करने के लिए। और ये बात ठीक है, हम लोग डिजिटाइजेशन युग में हैं, लेकिन ये भी सही है कि जैसे अगर शरीर का सर्वांगीण विकास करना है तो 1-2 विटामिन से 1-2 मिनरल से काम नहीं चलेगा, सबकी संतुलित मात्रा होनी चाहिए। उसी तरह से आपको अगर अध्ययन भी करना है तो क्लासरूम की स्टडी बहुत ज़रूरी होती है और बहुत ज़रूरी नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद आप स्वाध्याय करें, जो भी करें, लेकिन ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आवश्यक हैं कि अगर ये छूट गया और आपने नहीं किया तो अभी भले न महसूस हो, आगे चल के बड़ा पछतावा होता है। इसलिए ऐसा कार्य क्यों करना जिसमें आगे चल के पछतावा हो। तो हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा विशेष महत्व देना चाहिए विद्यार्थी जीवन में। और आज का युग तो नया युग है। जैसे शुरू में क्या है कि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान पूरे विश्व में सैन्य शक्ति में तीसरे स्थान पर है, उस एरिया में इन्वेस्टमेंट में भी तीसरे स्थान पे है। यही नहीं, हम सब देखते हैं कि वास्तव हमारी जनसंख्या चाइना के बाद सर्वाधिक ज़्यादा है। और यही नहीं, हमारे यहाँ जितने मोबाइल यूज करते हैं हम सब लोग, दुनिया के कई देश मिलकर भी उतना नहीं यूज कर सकते। तो उस ढंग से भी हम इलेक्ट्रॉनिक माने इस ढंग से इन चीज़ों को यूज करने में भी काफ़ी आगे हैं। हम जितने टेलीविज़न हमारे यहाँ है, दुनिया कई देशों को मिलाकर उतने होंगे। तो क्या ये सारी चीज़ें हमें कहती हैं कि हम वास्तव में हम सशक्त हैं, इकोनॉमिकली सशक्त हैं? नहीं, इन सब के अलावा बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और विशेषकर ऐसे है कि हम देखते हैं वास्तव में हमारा कल्चर भी बहुत रिच है। तो सिर्फ ब्रिटिश कल्चर से ही सारी चीज़ें नहीं हो जाती। ये ज़रूर है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है रिच कल्चर, व्यक्ति के विकास में, देश के विकास में, संस्कृति के विकास में इनका बहुत ही ज़्यादा रोल है। लेकिन
जब हम ये देखते हैं कि वास्तव में हमारे इंटरनेट फैसिलिटी भी थी, एक समय था जबकि हम सब लोग आप ही रहे होंगे कि अगर कहीं बात करना हुआ, टेलीफोन से बात करना है, तो कई बार मिस कॉल आया या कॉल ही मिस हो गया, इंटरनेट फैसिलिटी थी नहीं, ट्रंक कॉल किया, लाइटनिंग कॉल बुक किया, फिर भी फेल हो गया। पहले सब लोग पास टेलीफोन भी नहीं होते थे और टेलीफोन प्राप्त करने के लिए 6, 7, 8 साल की लाइन लगानी पड़ती थी, तब उनको टेलीफोन प्राप्त होता था कहीं जाके। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, आपका मोबाइल का युग आया और उस मोबाइल के युग में फिर ये होता था कि भाई हम अगर कॉल करेंगे तो जो हमारे कॉल आएंगे वो भी चार्जेबल होंगे, जो हम जाएंगे जो कॉल करेंगे चार्जेबल होंगे। लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आया। आज तो ये है कि आप यहाँ से बैठे हुए यूएसए के किसी आदमी से बड़े आराम से बात कर सकते हैं, बात ही नहीं कर सकते, आप जो है सचित्र बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो इतने सारे डेवलपमेंट हैं, इन डेवलपमेंट्स को सही ढंग से कैसे जोड़ा जाए, सूचना प्रौद्योगिकी कैसे जोड़ा जाए, ये बहुत जरूरी है। और डिजिटलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसका ध्येय वाक्य यही है, पावर टू एम्पावर। माने आपके पास शक्तियां हैं और आप उन शक्तियों का उपयोग कैसे करेंगे, तो फॉर एम्पावरिंग। तो दिस इज द ध्येय वाक्य ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन कि पावर से एम्पावर करना, लोगों को प्रशिक्षित करना, लोगों को जो है सो जोड़ना से। और आज आवश्यकता इस बात की क्या है, पहले क्या था कि जो भी विकास के कार्यक्रम होते थे लोगों तक पहुंच नहीं पाता। कई बार तो हमारे बड़े नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में हम ऊपर से जो भी चलता है रेट, वो नीचे तक पहुंचते पहुंचते उसका परसेंटेज 10% to 5% ही नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है कि दैट वाज कम्युनिकेशन गैप, और इस गैप को डिजिटलाइजेशन ने पूरा किया। आज क्या है, सारी पंचायतें जुड़ी हुई है, हर व्यक्ति धीरे धीरे जुड़ा हुआ है। अब इसमें आवश्यकता इसी बात की थी कि वास्तव में जितने प्रोग्राम चल रहे हैं उन सारे प्रोग्रामों को एकदम आम लोगों से जोड़ देना डिजिटलाइजेशन के माध्यम से। और इसको जोड़ने का काम ये हम आपकी इस डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया ने शुरू किया। इसके मुख्य रूप से जो डिजिटल प्रोग्राम के थे वो उद्देश्य क्या था कि नागरिकों को नागरिकों की जितनी सेवाएं हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली इंटरकनेक्ट कर देना, और उसके साथ साथ है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को अटैच करना। अब इसके लिए क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए स्ट्रॉन्ग इंटरनेट फैसिलिटीज होनी चाहिए। इसलिए हर गांव माने ग्राम पंचायतों को उस दृष्टि से योग्य बनाना। आज क्या है, जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वहाँ जाके आप सारी चीज़ों के साथ प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, हमें ध्यान है कि हम लोग विद्यार्थी थे उस समय, कई ऐसे लोग होते थे जैसे कि पता चला कि मार्कशीट कहीं खो गई, तो विश्वविद्यालय में अप्लाई कर रहे हैं। कुछ विश्वविद्यालय में जो सक्षम थे वहाँ तो जल्दी मिल जाती थी, बहुत ऐसे विश्वविद्यालय है वहाँ महीनों 2-3 महीने लग जाता था। विद्यार्थियों का कई बार नेक्स्ट सेशन में एडमिशन रुक जाता था, अर्थात उनको टोटल साल भर का नुकसान हो जाया करता था। आज वो चीज़ें इस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से बहुत ही सीमित हो गई है। आप उन सब चीज़ों को एकदम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं।
इसके पीछे ये देखना पड़ेगा व्हाट इज की बिहाइंड दिस। तो दैट इज 3IT। विशेषकर हिंदुस्तान के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि इंडियन टैलेंट इज द फर्स्ट IT। सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दिस इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। ये 3IT जो है, इसके माध्यम से हम इन की पॉइंट्स के माध्यम से हम डेवलपमेंट के सोपान को आगे कर सकते हैं। और अब कुछ चीजें, कई चीजें ऐसी हैं, जैसे क्या है, अगर एजुकेशन के सेक्टर में दें, सबसे पहले हम लोग विद्यार्थी और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। एजुकेशन के सेक्टर में आप देख रहे हैं आजकल कि हम लोग पहले क्या था, जब लोग शोध करके रिसर्च करते थे तो लाइब्रेरी को कंसल्ट करना इतना ज़्यादा लिखना पड़ता था, और लिख के अगर 20 पेज ले गए तो सुपरवाइजर उसमें 2 पेज रिकमेंड किए, 18 पेज को बेकार कर दिया। उसको फिर से आप उसको तैयार करिए, उसका जिस्ट तैयार करिए। आज क्या है, आपको जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से लाइब्रेरी में इतनी सुविधाएं हैं कि आप आराम से दुनिया की किसी किताब को कंसल्ट कर सकते हैं और उसके माध्यम से उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार होता था विदेशी हमारे जो विद्वानों से संपर्क करना हुआ तो उन्होंने पत्र लिखा, उनका जवाब आया नहीं आया। आज क्या है, सारे लोगों के ईमेल आपको आसानी से उपलब्ध है, इंटरनेट पे उपलब्ध है, सारी चीज़ें आपको साइट पर उपलब्ध है। आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से आपकी ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया कम समय में तेजी से आगे बढ़ सकती है। ये डिजिटलाइजेशन का इम्पैक्ट है और इस चीज़ों से, एजुकेशन से इसको जोड़ने का काम किया। हेल्थ सेक्टर में अगर हम देखें तो ये अपने आप में ट्रिमेंडस चेंज है। जैसे क्या है, एजुकेशन सेक्टर में मैं मणिपुर विश्वविद्यालय में था, वहाँ पर कुछ ऐसे रिमोट एरिया हैं जहाँ से कोई आवागमन का साधन नहीं है। हमारा विद्यार्थी गांव से चलता था तो वहाँ से आके बीच पैदल आए पहाड़ों में, इवन साइकिल भी नहीं चल सकती, और बीच में एक रात किसी गांव में विश्राम करेगा क्योंकि पूरा यात्रा एक साथ करना बड़ा मुश्किल है, और दूसरे दिन फिर चल के तब विश्वविद्यालय पहुंचेगा। थोड़े दिन पहले उसको कुछ साधन मिल जाएगा आने के लिए, उसके पहले उसको पैदल चलना है। आप सोचिए पेंडेमिक में किस तरह से उसकी पढ़ाई हो रही होगी। तो मैं जब गया वहाँ पर तो मेरे दिमाग में आया कि वास्तव में इन चीज़ों को करने के लिए बड़े थोड़ा टेक्निकली यहाँ मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए वहाँ पर बहुत पहले हर क्लास को, हर उसको एक क्लासरूम को कम से कम हमने डिजिटलाइज, मॉडर्न डिजिटलाइज किया। यहाँ से टेक्नोलॉजी ले जा करके दिल्ली से सबसे एक्सपर्ट लोगों को बुलाकर उसको ठीक कराया। और वहाँ जो साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज हुई तो रसा के साइंटिस्ट ने भी कहा कि भाई यहाँ का तो क्लासरूम हमारे यहाँ के कई क्लासरूम से भी काफ़ी सुधीर है। तो ये चीज़ें हैं। एक और है कि इंडियन टैलेंट को पूरे लोग एक्सेप्ट करते हैं। आज क्या है, हम डिजिटली इतने स्ट्रांग हैं कि एक बार एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं एक बार जा रहा था और विदेश में एक एयरपोर्ट उतरा तो एक प्रोफेसर आए, एक सज्जन आए, उन्होंने कहा यू आर फ्रॉम इंडिया? यस। तो कहीं मेरा लैपटॉप थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको आप ठीक कर दीजिए, मैं जानता हूँ आप कर सकते हैं। उनका क्यों? कहेंगे बिकॉज इंडियंस आर वेरी टैलेंटेड, विशेषकर इस सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आई थिंक ईच एंड एवरी इंडियन हैज गॉट नॉलेज। सो दिस इज द मानी आइडिया अबाउट इंडिया। अभी क्या, पहले क्या था, भारत को सपेरों का देश कहते थे, यहाँ मंत्र झाड़ने वाले हैं, सांप पकड़ने वाले लोग हैं। आज पूरा विश्व एक बात को मानता है कि वास्तव में इंडिया जो है डिजिटलाइज वर्ल्ड में सबसे अग्रणी श्रेणी में है।
और वास्तव में इसलिए इस दिशा में काम करने की भी आवश्यकता है। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि हमारे देश के नेताओं ने इस बात को बहुत मजबूती से महसूस किया और दिशा में बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। काम ही चल रहा है जिससे क्या है कि मैं कह रहा था कि इस क्षेत्र में आप जाइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप अगर एक कोई इंटीरियर एरिया में बैठा हुआ है, उसको कोई सुविधाएं नहीं है, वो भी जा करके सेंटर में जाकर किसी भी अस्पताल में, क्योंकि 322 पूरे देश के ऐसे अस्पताल हैं जो डिजिटली इतने मजबूत किए जा चुके हैं, वहाँ पे आराम से डॉक्टरों से कंसल्ट करता है, समय ले सकता है, जाके दिखा सकता है। और अब उसको इस आवश्यकता नहीं कि वहाँ जाए। बहुत से क्या पहले क्या था, दिल्ली के एक अस्पताल में जाते थे, पता चला 1 महीने बैठ के लाइन लगाए हुए हैं, डॉक्टर का नंबर भी नहीं आ रहा है। आज उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं, वो पहले से उसे समय निर्धारित करेंगे, उसके अनुसार जाएंगे, वो दिखाएंगे, चले आएंगे। दुनिया के किसी देश से, किसी देश के डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये डिजिटल युग का ही जो प्रभाव है कि हम उस क्षेत्र में काफ़ी कुछ आगे कर रहे हैं। आज कृषि क्षेत्र में अगर देखा जाए, हमारा किसान भी बहुत सशक्त है पहले के कंपैरिजन, क्योंकि उसको क्या समस्या पहले क्या होती थी कि किस उसकी मिट्टी का क्या जो है क्वालिटी क्या है और किस तरह फसलें हो सकती हैं, उसको करने के लिए बहुत समस्या होती थी, एक्सपर्ट्स नहीं मिलते थे। आज आराम से इस डिजिटलाइजेशन के चलते इन चीज़ों को कायदे से एनालिसिस कर सकता है। और यही नहीं, अपने उत्पादनों का उचित मूल्य उसको कहाँ मिलेगा, किस मार्केट में मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये घर बैठे उसको जानकारी मिल सकती है। उस पर्टिकुलर फसल जो करना चाहता है उसके लिए क्या बीमारियां हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अगर कुछ उसमें कमी हो रही है, किस मिनरल की कमी है, ये आराम से उसको घर बैठे ही जानकारी मिल जाएगी। ये दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन। और इसलिए हिंदुस्तान को इन चीज़ों से जोड़ने का भी काम किया जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं, माने जो कार्य नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा उसको। लेकिन क्या है, उससे साथ साथ जो चीजें हैं उसको कार्य करने की आवश्यकता है। संयोग से हमारे जितने जो लोग हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो आप कह सकते हैं कि नेता लोग हैं, इस दिशा में हमारे ये पॉजिटिव जम के प्रयास भी कर रहे हैं और उनका ये प्रयास आगे चल के काफ़ी रंग भी ला रहा है। अब एक चीज़ ऐसे है कि जो हमारे डिजिटल इंडिया के ग्रोथ के लिए 9 पिलर्स हैं, उन 9 पिलर्स कौन कौन से हैं? एक तो है ब्रॉडबैंड। आप देख रहे होंगे हर जगह ब्रॉडबैंड की उपलब्धता है, सारी चीजें हैं। और टेलीकम्युनिकेशन और सारे ग्राम पंचायत में, प्रत्येक रूरल एरिया में इन ब्रॉडबैंड कनेक्शन की जो है सो बहुतायत अब क्षमता को बढ़ाने का दिन प्रतिदिन प्रयास हो रहा है और अर्बन एरिया में भी उसका डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है। जो दूसरा पिलर है दैट इज यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तब तक जो है सो हम सही ढंग से काम नहीं कर सकते और इसलिए इस दिशा में दिन प्रतिदिन गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट है थर्ड पिलर जो कहते हैं पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, और उसमें नेशनल रूरल इंटरनेट मिशन है और लगभग मैक्सिमम पोस्ट ऑफिस को पहले क्या थे, बीच में जब जैसे मोबाइल और ये सब टेलीफोन की सुविधाएं जैसे हुई तो हमारे पोस्ट ऑफिस बेकार पड़े हुए थे, कोई चिट्ठी बहुत कम भेजते थे,
सारे डाकिए, उनको कोई काम ही नहीं था। अब उनको भी जोड़ने का प्रयास किया गया और इस डिजिटल वर्ल्ड से उनको भी इंटरकनेक्ट किया गया। इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव हुआ। अब तो यह वैसे तो कोई जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन फिर भी अगर उनको बैंक के रूप में विकसित किया जा रहा है और उसका भी उस ढंग से उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर जो है ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। अब ई गवर्नेंस ही नहीं, आपको एम गवर्नमेंट अर्थात मोबाइल गवर्नमेंट की बात आ रही है। आपके मोबाइल के माध्यम से सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे ऐप डेवलप किए गए हैं जिनसे सब चीजें आप कर सकते हैं। आप बैंक का ट्रांजेक्शन आराम बैठे कर सकते हैं। पैसे के लेन देन की कोई जरूरत नहीं, कहीं पॉकेट मार की समस्या नहीं, कहीं चोरी की समस्या नहीं और कहीं खुदरा की प्रॉब्लम नहीं। और यही नहीं, उससे व्यक्तियों की सेविंग भी हो रही है। सेविंग इन द सेंस आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है, आप उसका लेन देन कर रहे हैं, बैंकों के ट्रांजेक्शन भी बढ़ रहे हैं। और यही नहीं, इसका इम्पैक्ट एक और जबरदस्त है, वो ये कि जो ब्लैक मनी थी उस पर भी सकारात्मक कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि आपके जो पैसे हैं सब बैंक में हैं, उसी से आप लेन देन करेंगे, मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करेंगे, तो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कुछ है वो बहुत प्रकट रहेगा। और यही कारण है टैक्सेशन के क्षेत्र में इनकम टैक्स के अथॉरिटीज कहते हैं कि पहले की अब कंपनीज में टैक्स पेयर की संख्या में वृद्धि हो गई है। और यही नहीं, टैक्स का अमाउंट भी बढ़ा हुआ है और वो पैसा देश के विकास पर काम कर रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये डिजिटल युग में डिजिटलाइजेशन के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी जबरदस्त हो रहा है। आप देखते होंगे सारे सड़कें भी डेवलप हो रही हैं और ये बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट है। कहा जाता है कि अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि विकास हो तो फिर वो आप सड़क का माने यातायात के साधनों को डेवलप कर दीजिए, विकास अपने आप, विकास की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। तो इस समय जो सड़क पर के क्षेत्र में, परिवहन क्षेत्र में जिस डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, निश्चित उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पड़ेगा। आज क्या है, उत्तर प्रदेश में या रायपुर में जो सब्जी पैदा करने वाला किसान है, उसको अगर शहर भेजना है या दूसरे शहरों में भेजना है तो बहुत तीव्र गति से वाहनों के माध्यम से भेज सकता है, वो खराब ही नहीं होगा। अर्थात उसकी आर्थिक शक्ति बढ़ी, उसकी इनकम बढ़ी। यही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी सप्लाई आराम से की जा रही है। दिस इज ए काइंड ऑफ एम्पावरमेंट, ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है। व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि हो रही है और उसके चलते उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। किसान को उसका उचित मिल रहा है। जो छोटे व्यापारी हैं, वही मैं चर्चा कर रहा था, आज क्या है, जो जगह जगह स्किल्ड हमारे पास लेबर्स हैं। एक समय था हिंदुस्तान में ऐसे स्किल्ड लेबर थे कि दुनिया के सारे देश को एग्जाम्पल दिया करते थे। और यही नहीं, हमारे यहाँ जो कपड़े की क्वालिटी बनती थी, उस क्वालिटी का कहीं कोई जवाब नहीं था पूरे देश, पूरे विश्व में। लेकिन बीच के कालखंड में काफी कुछ गिरावट आई। आज पुनः हम उन चीजों को आगे उभार रहे हैं। मैं तो बनारस यूनिवर्सिटी में हूँ और बनारस में देखता हूँ, वहाँ का जो साड़ी का उद्योग है, पहले के कंपेरिजन में काफी कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। कारण इस डिजिटल वर्ल्ड का उसका इस्तेमाल हुआ है। दुनिया के सारे देशों से उनका संपर्क बढ़ रहा है और अपने द्वारा जो उनकी उत्पादित वस्तुएं हैं उसका उचित मूल्य उनको मिल रहा है और धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। और उनके
उनका ट्रेडमार्क जो है उसका भी इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है, ट्रेडिंग अच्छी हो रही है, अच्छे उनको रिटर्न मिल रहे हैं। तो ये जो है जो इनके माध्यम डिजिटलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके साथ साथ है कि फिफ्थ पिलर है ई क्रांति। ई क्रांति के माध्यम से हम लोग जितने नॉलेज के प्रोग्राम हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और चल रहा है। फिर जो है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, माने हर जगह आप कोई भी चीज़ें करें तो समस्त चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको एक जगह उपलब्ध हो जाए। गांव में तो उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा पड़ा है, जैसे क्या है कि वहाँ जैसे हमारे किसान थे, उनको अपने खेत के बारे में जानकारी पढ़ना है या करना कि उनके खेत की क्या है, कितना है, उनको खतौनी लेना है, तो तहसील का महीनों चक्कर लगा रहा है, कभी लेखपाल नहीं मिल रहा, कभी कानून को नहीं मिल रहा है। आज उसकी आवश्यकता नहीं, वहाँ तहसील जाने की जरूरत नहीं है, जिला केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने सर्विस सेंटर में जाए और वहाँ से आराम से थोड़े पैसे खर्च करके, माने उसको तहसील के जाने आने में जो किराया भाड़ा लगता था वो भी बचत हो रहा है और बहुत ही अल्प पैसे में खर्च करके वो आराम से अपने खेत का पूरा रिकॉर्ड प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, धीरे धीरे इसका ऐसा हो रहा है जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको भी डिजिटलाइज किया जा रहा है और कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि वास्तव में उसको, अब तो जैसे अभी हाल में समाचार पत्रों में निकला कि अगर किसी को अपने लैंडेड एरिया की नाप करवानी है तो भी उसकी जरूरत नहीं, ऑनलाइन एप्लीकेशन दे देगा और उसके बाद आराम से उसकी नाप के अधिकारी लोग आ जाएंगे। बहुत कम खर्चे में, कम परेशानी में उसका एक काम सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। उसके साथ साथ है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि इस क्षेत्र में लोगों को बाकायदा ट्रेन किया जाए और ये जितने सुविधाएं हैं ये उनके यहाँ तक, जैसे क्या क्या मिल रही हैं, कई बार होता है नॉलेज न होने की वजह से फिर आदमी उसका उपयोग नहीं कर पाता। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे विद्यार्थी भी इन चीज़ों के बारे में अवगत हो और जहाँ भी आप रहते हैं अपने यहाँ लोगों को, आसपास के लोगों को बताने का भी काम करें कि ये जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं उन सुविधाओं का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। और अगर ये बताने में आप सक्षम हुए तो समझिए ये आप बहुत बड़ा काम करेंगे देश के विकास के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए। और उसके साथ साथ है कि आपकी पढ़ाई के उपयोग के लिए भी ज़रूरी है इन सब चीज़ों को आप उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के वो टोटल डिजिटली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर लिया जाए कि उमंग का प्रोग्राम, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे भी मैंने बताया ना कि सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया गया है। और उसके साथ साथ है कि 560 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को और उनके आईडी कार्ड्स को सुरक्षित करके रखा गया है। ये है डिजी लॉकर के माध्यम से। अभी तक हम लोग बैंक लॉकर बात सोचते थे, डिजी लॉकर जितने आपके हैं उसमें आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और सारे जितने रिकॉर्ड्स हैं उससे सुरक्षित है। आप अब कम समय में इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो समझिए एक अलग अपनी आपकी देश की पहचान वाला पत्र आपके पास है। बहुत पहले ये समस्या आती थी कि वास्तव में यहाँ के लोग बाहर भी जाते थे तो बड़ा बताना पड़ता है इंडिया से क्या वहाँ तो कुछ है, तो अपने संस्था का आई कार्ड दिखाया, कई बार लोग नहीं करते। अब क्या है, आप पास देश स्तर का एक आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है। और यही नहीं, एक बात और, अगर मान लिया कहीं खो गया
तो आप इमीडिएटली उन चीज़ों को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। पहले क्या था, इन चीज़ें अगर हो गई तो दोबारा प्राप्त करने में बड़ा एनी चोटी पसीना जोड़ना पड़ता था। अब वो चीज़ें नहीं, तो ये डिजिटलाइजेशन वर्ड का ही कमाल है जो ये सब चीज़ें क्रियान्वित हो गई। अब एक समस्या और आती है कि वास्तव में इसमें कुछ समस्याएं भी बढ़ेंगी। जैसे हम सब लोग डिजिटल क्राइम की बात सुने, क्या है, पता चला बैंक से पैसा चला गया और वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट। तो आज आवश्यकता जरूर इस बात की है, इन चीज़ों को रोकने के लिए भी बहुत सकारात्मक और बहुत सघन प्रयास करने की आवश्यकता है। इस पर काम भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ है कि ये भी है उन जैसे इन क्राइम्स को रोकने के साथ साथ बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने में भी मदद मिल रही है। और आप देखते होंगे हम इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के माध्यम से दुनिया के कई देशों के कंपैरिजन में देखा जाए तो भारत की भूमिका बहुत ही अग्रणी मानी जा रही है। और बाकी देश इसको स्वीकार भी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान इस क्षेत्र में काफ़ी मजबूती से काम कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि आप सब लोग इस कार्य में अपना सहयोग करें। और विद्यार्थियों के माध्यम से ये जरूर है कि बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। और इसमें ये कोई चीज़ नहीं कि कोई साइंस का ही विद्यार्थी हो, आर्ट्स का विद्यार्थी हो, इस दिशा में, बल्कि ये देखा जाए हमारी यंग जनरेशन चाहे वो किसी एरिया के हो, इस फील्ड में बहुत अच्छा प्रयास और कंट्रीब्यूशन कर सकती है। सरकार की नज़र उसमें है, क्योंकि ये ज़रूर सब लोग जानते हैं कि आजकल पूरे विश्व में हिंदुस्तान इज द यंगेस्ट कंट्री। और यही कारण है कि दुनिया के इस देश भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि किसी सदी में हिंदुस्तान ही विश्व का नेतृत्व करेगा और विश्व गुरु के रूप में प्रस्थापित होगा। वो नौजवानी के द्वारा ही संभव है। और ये संभव है तब जबकि हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हों, क्योंकि इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए इन सारी चीज़ों का सामंजस्य होना चाहिए। जैसे स्ट्रांग शरीर के लिए क्या है कि हर तरह के विटामिन, मिनरल्स, अच्छा भोजन और उसके साथ साथ योगा, एक्सरसाइज, ये सब का आपस में तालमेल बना के तब सुंदर शरीर बनती है, स्ट्रांग शरीर बनती है। और अच्छी एजुकेशन मिलती है तो व्यक्तित्व का विकास होता है। उसी तरह से इन सारी चीज़ों को जोड़ करके पूरे देश को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी के लिए यह सौभाग्यपूर्ण विषय है कि एक कुशल अर्थशास्त्री के साथ ही हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को अपने जीवन में स्थान देने वाले एक प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व का सानिध्य हमें मिल पाया। बहुत बहुत आभार सर। आपके द्वारा बताए महत्वपूर्ण बिंदुओं को निश्चित ही हम अपने जीवनचर्या में उतारेंगे और शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में अग्रसर होते रहेंगे। मुख्य अतिथि महोदय के सानिध्य के क्षणों को स्मृति में संकलित करने हेतु यह विश्वविद्यालय परिवार आपको प्रतीक चिन्ह भेंट कर गौरवपूर्ण पलों का साक्षी बनना चाहता है, जिसके लिए मैं माननीय कुलपति महोदय, माननीय कुल सचिव महोदय, साथ ही आदरणीय डीन एकेडमिक महोदय को से निवेदन करती हूँ कि प्रतीक चिन्ह, शॉल एवं गुरु प्रसाद भेंट कर आदरणीय प्रोफेसर आर.के. प्रसाद सर का अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ सर का अभिनंदन करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में धन्यवाद ज्ञापन हेतु डॉक्टर अजय गुप्ता सर को सादर आमंत्रित करते हैं।
आदरणीय सर। Thank you, ma'am. Good afternoon to one and all present over here. First of all, I would like to express my deep gratitude and sadhar naman to our Param Puj Guru Sri Ravi Shankar Ji Maharaj to make this event successful. It is great honor and privilege for me to present vote of thanks. So, on behalf of entire fraternity of Sri Rawatpura Sarkari University, I, Dr. Ajay Kumar Gupta, thanks to all who directly and indirectly helped to make this event such a success. To take immense pleasure in extending my sincere thanks to our Honorable Pro-Chancellor Mr. Harsh Gautam sir, we extend our heartfelt thanks to our Honorable Vice Chancellor Dr. S.K. Singh sir and to our respected Registrar Mr. Mukesh Singh sir. Now allow me to extending my heartfelt thanks and appreciation to our loving Dean Academic Dr. Ratanlal Birali sir and to each of our faculties and staff for the entire event. I am indeed grateful to our Professor Adya Prasad Pandey sir for sparing time from their valuable schedule to teach us about Indian economy. It is beneficial for each of us to have a basic knowledge of Indian economy. So, to conclude, let me once again reiterate that without you all, we will never have the courage to dream and the passion to make it happen. So, once again, I am thankful to all of you to be present and to be the part of this event. Thank you to one and all. Thank you, sir. धन्यवाद सर। पुनरागमनाय च के भाव के साथ कि आपका पुनः आगमन हो और हम सब शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसे और भी प्रेरणाएं प्राप्त कर सकें, ऐसे भाव के साथ पुनः आपका धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में राष्ट्रगान है, तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण